हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे ऑथर जॉन कीट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़। जिन्होंने पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो कीजिए, जिससे कि आपको और भी अच्छे और भी ऑथेंटिक मटेरियल इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल से मिल सके। एंड हम इसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों का जो भी फीडबैक है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मेंशन कीजिए करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है, इवन देन आई एम आंसरेबल, मैं आपको आंसर दूंगी जहां आपको समझ में ना आए। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है जॉन कीट्स का रिलेटेड। द वेरी वर्ल्ड इज लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। ये जो वर्ल्ड है ये एक बेल की तरह है जो मुझे वापस बुलाती है मेरे अपने आप, मतलब टू फ्रॉम दी, मतलब वहाँ से बुलाती है टू माई सोल सेल्फ, अपनी आत्मा को बुलाने के लिए। तो ये एक्चुअली कहाँ से ली गई है? अब इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं कि यहाँ पर विच वर्ड आना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए? ऑप्शन है बर्ड, इमॉर्टल, फॉरलॉम और फैंसी। तो अगर आपको याद हो तो ये जॉन कीट की फॉरलॉम से ली गई है। एक कंप्लीट एक्सट्रैक्ट है जॉन कीट का, जिसमें इन्होंने ओड टू नाइटिंगेल से इसको मेंशन किया है। ओड टू नाइटिंगेल आपको पता होना चाहिए थी, 1819 पे आई थी। और इसमें चार्म डी मैजिक केसमेंट जो ओपन होता है फोम की तरह, फोम आप जानते हैं झाग की तरह, ऑफ पेरिलिशियस सीज, तो उससे रिलेटेड है। तो उस मतलब उस वहाँ से ये लाइनों को लिया गया है। किससे? ओड टू नाइटिंगेल से। तो फोर लॉम इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, ये इस तरीके से करना पड़ा आज, जिससे कि आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन दिख जाए और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो, इसलिए ये फॉर्मेट तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम बाय कीट्स यूजेस द स्पेंसीरियन स्टेंजाज। स्पेंसीरियन स्टेंजाज जॉन कीट की किससे ली गई है? तो जो जॉन कीट की द ईव ऑफ सेंट एजेस है, द ईव ऑफ सेंट एगेंस, ये एक पोयम है जो 42 स्टेंजाज में लिखी गई है। जॉन कीट के द्वारा कब लिखी गई थी? 1819 में लिखी गई थी। 1819 में ये लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1820 में। तो डेट एक्चुअली कभी कभी एग्जामिनर डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ रिटर्न भी पूछ लेते हैं। तो 1819 में तो ये लिखी गई और 1820 में ये पब्लिश हुई। कौन पब्लिश हुई? द ईव ऑफ सेंट एगेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, द आइलैंड सेटिंग ऑफ लैटमॉस फिगर्ड इन कीट्स। तो जो लैटमॉस फिगर है जो कार्य, जो वर्क इन्होंने किया है, ये कौन सी जगह पे, मतलब कौन से आइलैंड की सेटिंग से लिया गया है? तो जो ये लैमटॉस है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आइलैंड कीट ने एंडमियन में जगह है, वहाँ है, उस वहाँ से इन्होंने इसको क्या किया है, लिया गया है। सेटिंग इसकी वहाँ से है। कहाँ से है? इट इज़ द आइलैंड फिगर्ड इन कीट्स एंडमियन। हम इसकी जगह कहाँ देखते हैं? लैटमॉस को जो फिगर किया है वो एंडमियन में, जो उनका काम है उसमें हमें दिखाई देती है। और एंडमियन 1817 में लिखी गई थी और 1818 में पब्लिश हुई थी। आपको मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे कि आपको पूरा आंसर का अंदर तक का हिस्सा पता चल जाए, जिससे कि क्वेश्चन से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने आपको रिटर्न एंड पब्लिकेशन डेट भी बता दी जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। आप जो भी ये तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलटी उत्तराखंड की कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एलटी की कर रहे हो, या आप टीजीटी की कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, तो वहाँ पर जीआईसी की कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही तैयारी से आप कई एग्ज़ाम को ब्रेक थ्रू कर सकते हो। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ है आपका, विथ what does the speaker claim to be half in love in? हाफ इन लव इन, ये किससे क्लेम कर रहा है? ओ टू नाइटिंगेल में।
तो ये ओड टू नाइटिंगेल में ये द पीस दैट कम्स विथ डेथ, जो मरने के बाद जो शांति मिलती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लेम तब कर रहे हैं। और 1820 में आया था ये वर्क, अगर आपको बार बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो दिस इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, दिस इज द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट कोटेड स्टेटमेंट्स ऑन पोइट्री बाय जॉन कीट्स इज रिप्रोड्यूस्ड विथ ब्लैंक्स बिलो। अब एक पोइट्री का कुछ सेक्शन है, इसको भरना है आपने। ठीक है, कंप्लीट द स्टेटमेंट विथ करेक्ट वर्ड। आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड को डालना है। क्वेश्चन इस तरीके से है, इफ पोएट्री डैश एज नेचुरली एज द लीव्स टू ट्री ए डैश एट ऑल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जाती है। ये एक्चुअली जो लाइन है, पहले मैं आपको इसकी लाइन बता दूं। तो कहता है इफ पोएट्री कम एज, COME कम एज। अभी आपको मैं ऑप्शन दिखाती हूँ तो आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन से आपको पता चलेगा। दिस इज द ऑप्शन। कहता है यदि पोएट्री, यदि यहां से देखते हैं, यस, इफ पोएट्री कम नॉट एज नेचुरली, यदि पोएट्री नेचुरली नहीं आएगी नेचुरली का मतलब है अपने आप आपके मन से जब पोएट्री नहीं आएगी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से पत्तियां अपने आप पेड़ से आती हैं। देखिए आप जानते हैं नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। पेड़ होता है, पेड़ में प्राकृतिक रूप से पत्तियां अपने आप आती हैं। तो यहाँ पर भी ये कथन कहता है कि यदि पोएट्री आपकी अपने आप नहीं आ रही है जिस तरीके से पेड़ में पत्तियां आती है, तो कहता है इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। तो इससे बेहतरीन बात ये होगी कि ये आए ना। इस पोइट्री, जब अपने आप तुम्हारे मन में पोइट्री नहीं आ रही है नेचुरली, तो इससे अच्छा है कि ये आए ना। तो ये एक्चुअली ये आंसर है इसका ऑप्शन। तो इसमें जो लेटर था, उन्होंने जो लेटर लिखा था टू जॉन टेलर को 1818 में कीट्स ने लिखा। ये लेटर उन्होंने जॉन टेलर के लिए लिखा और तब उन्होंने 1818 में ये लिखा अपनी पोइट्री में। So I hope this answer is clear to everyone. Moving on to the next question, that is your 6th. Sorry for the disturbance. Yes. Next question है, in spite of his transcendental genius, Keats never was nor ever will be a popular poet, said Shelley. देखिए शैली जी ने कहा था कि इन स्पाइट ऑफ हिज ट्रांससेंडेंटल जीनियस, उनकी जो मतलब उनको जो जीनियस है वो थोड़ा अलग है, तो वो ट्रांस है, इसलिए वो कह रहे हैं। तो कीट कभी नेवर वॉज नॉर एवर विल बी अ पॉपुलर पोइट, सेड शैली। वो कभी एक पॉपुलर पोइट नहीं हो सकता, शैली जी ने कहा था। वाई डिड शैली कमेंटेड सो। अब अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा शैली जी ने क्यों बोला होगा, क्या रीज़न रहा होगा, तो उसका रीज़न ये था कि कीट की जो पोइट्री थी वो डिवॉइड थी किससे, उसमें रिवोल्यूशनरी स्पिरिट नहीं था। क्योंकि अगर आपने शैली जी का वर्क पढ़ा होगा तो शैली जी का वर्क हमें रिवोल्यूशनरी ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि ये ज़्यादा रिवोल्यूशन, विद्रोह, इन तरीके की चीज़ों को ज़्यादा मानते थे। तो इस वजह से इसी वजह से इन्होंने कहा कि इनके उसमें वो कीट के वर्क में शैली को लगता था कि ऐसा तो कोई इनके अंदर काम है ही नहीं, जो एक रिवोल्यूशनरी स्पिरिट होना चाहिए वो इनके कहीं भी वर्क में नहीं दिखता। तो इस वजह से इन्होंने इस चीज़ को कहा एंड नेवर डिड सपोर्ट द रेबिलियस, और उन्होंने इसीलिए उसको कभी, तो शैली गॉट एंग्री, एक्चुअली शैली जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रिटिसाइज ना तो केवल कीट को ही किया बल्कि वर्ड्सवर्थ जी को भी इन्होंने कीट जैसे कीट को इन्होंने डिवॉइड ऑफ रिवोल्यूशनरी स्पिरिट कहा, ऐसे ही इन्होंने किसको कमेंट भी करा है, पीबी शैली जी ने वर्ड्सवर्थ जी को भी करा है। नेक्स्ट, आई होप द आंसर इज क्लियर टू एवरीवन। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द 7th क्वेश्चन। जॉन कीट्स डेडिकेटेड एंडमियन टू। अब जॉन कीट्स ने ये जो एंडमियन है ये किसको डेडिकेट करते हुए लिखी,
तो ये इन्होंने डेडिकेट की थी द मेमोरी ऑफ इन द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन। जो चैटरटन थे उनकी याद में उन्होंने एंडमियन को डेडिकेट किया था। आपको पता होना चाहिए कि जॉन कीट का ये पहला पब्लिश्ड वर्क है एंडमियन। ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1818 में बाय टेलर एंड हेजली और टेलर के द्वारा। कहने का मतलब है एंडमियन एक ऐसी पोयम है जॉन कीट्स के द्वारा जो सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1818 में। किससे हुई थी पब्लिश? टेलर और हेंसली ऑफ फ्लीट स्ट्रीट इन लंदन, ये उनका एक पब्लिकेशन था। जॉन कीट ने ये डेडिकेट किया है एंडमियन को थॉमस चैटरटन की मेमोरी के लिए, जो कि एक इंग्लिश पोइट थे और वो स्यूडो मीडियल पोइट्री भी थे। मतलब उन्होंने मिडिवल पीरियड में पोइट्री भी लिखी है और उन्होंने सुसाइड कर लिया था डाइंग ऑफ आर्सनिक की पॉइजनिंग की वजह से वो मर गए थे। मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया था और उनका जो काम था, उनकी जो डेथ थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई जब वो मर चुके थे। पोस्टुमसली उनके कामों को ज़्यादा आगे देखा गया एंड हैड एन इन्फ्लुएंस, और उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा रोमांटिक मूवमेंट में। तो थॉमस चैटरटन इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कीट्स एड्रेसेस द ग्रेशियन अर्न एज एन एटिक शेप इन हिज ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बिकॉज इट वॉज। अगर आपको पता हो तो ग्रेशियन का मतलब होता है ग्रीस से रिलेटेड है। ओड आप जानते हो प्रेयर होती है, अर्न को कलश कहते हैं। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि जो कीट है वो एड्रेस करता है ग्रेशियन कर्न को एक एटिक शेप को कहता है, वो एटिक शेप। तो क्यों कहता है वो इसलिए कहता है क्योंकि वो क्या है, उसमें सारा का सारा जो भी कलश में जो काम है, वो जो कलाकारी है वो ग्रीस के बारे में है, फ्रॉम ग्रीस। तो आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि जो ओड ग्रेशियन अर्न है जॉन कीट के द्वारा 1819 में लिखी गई थी और 1820 में पब्लिश हुई, जिसमें मतलब ये इसके जो नंबर थे वो 15 इशू मैगजीन में इशू हुई और इसमें इन्होंने इंस्पायर किया है जो भी ग्रीस के जो जितने भी हम बोले तो जो भी उनका ट्रेडिशनल या आइडियलिस्टिक पिक्चर्स होती हैं वो उस कलश में दिखाई गई हैं, तो ग्रीस से रिलेटेड है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है आपका, व्हाट अकॉर्डिंग टू कीट्स विल द अर्न रिमेन टू मैन when old age shall his generation waste। अब कीट के अनुसार जो अर्न है, जो कलश है, रिमेन टू मैन के लिए वो क्या रह जाएगा जब ओल्ड एज शैल, जब बुढ़ापा आएगा और ये जनरेशन उसको वेस्ट कर देगी। तो वो कहते हैं इसके लिए उन्होंने कहा कि ये एक अ फ्रेंड विल रिमेन टू मैन, मतलब ये जो अर्न रहेगा ये क्या रहेगा, उसके लिए एक दोस्त के समान रहेगा। इन्होंने लास्ट लाइन जो है स्टेंजा की ओड ऑन अ गर्शियन अर्न में कहा है और पोइट को ऐसा लगता है कि जो अर्न है वो एक दोस्त की तरह है, ह्यूमैनिटी है जिसके अंदर, और उसके अंदर दोस्ती छिपी हुई है जो बहुत लेस इन पर्टिकुलर ट्रुथ, ये हम कह सकते हैं कम सच्चाई में अगर हम बात करें तो अर्न ने कहीं ना कहीं ह्यूमन काइंड को सिखाया है मोर इन द फैक्ट, सच्चाई के बारे में, और ये मैसेज ट्रुथ को ही बताता है कि सच्चाई कितनी सुंदर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वर्क। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। किसी को समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रेफर टू कीट्स the description that does not refer to Keats Grecian urn। अब ग्रेशियन अर्न में यहाँ पर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिपिक्ट नहीं करती हैं, तो देखिए इसमें सिल्वियन हिस्टोरियन को करती है, एटिक शेप अभी हमने थोड़े पहले क्वेश्चन में समझा है, ये कोल्ड पेस्टोरल को भी जिक्र करती है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मिस्टीरियस प्रीस्ट की बात नहीं है, तो इसलिए दिस इज़ द राइट आंसर। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो पॉट, जो ग्रीक अर्न है जिसे मैं कलश कह रही हूँ, कलश कहते हैं या पॉट कह लो, उसमें इस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं. To what kind of an altar does the priest lead the garlanded heifer in Keats' Ode on a Grecian urn? To what kind of altar, किस प्रकार का जो कपड़ा है एक प्रीस्ट ने अपने गार्लैंड की तरह उसको हेफर में कीट्स में पहना है. और ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, किस में, जो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये जो एक इनकी जो ओड है कीट्स जी की उसमें. तो उसमें अगर हम बात करें तो जो मिस्टीरियस प्रीस्ट है जिसकी बात कर रहे हैं, मिस्टीरियस रहस्यमयी जो प्रीस्ट पुजारी है, वो इसको वो किस तरीके का पहनता है, वो ग्रीन कलर का ऑल्टर पहनता है, ग्रीन कलर का ऑल्टर पहनता है. दिस इज द राइट आंसर, राइट. टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर ओ मिस्टीरियस, तो वो लाइन भी ऐसी है. टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट लेट दो द heifer lowing ऑन द स्काईज, ये लाइन आती है लाइन नंबर 32 से 34 में इस चीज का जिक्र किया हुआ है पोयम में. नेक्स्ट आते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन है. Who among the following is known for हेलेनिक स्पिरिट? हेलेनिक स्पिरिट के लिए किसको जाना जाता है? तो हेलेनिक स्पिरिट के लिए जॉन कीट को जाना जाता है, क्योंकि ही वॉज नॉट अ क्लासिकल स्कॉलर, वो तो क्लासिकल स्कॉलर तो थे नहीं, लेकिन फिर भी वो फेमस हुए अपनी हेलेनिज्म के लिए. एक टर्म है जिसका मतलब होता है लव फॉर ग्रीक. हेलेनिज्म जो ये वर्ड है हेलेनिज्म से, ये है लव फॉर ग्रीक आर्ट, ग्रीक की आर्ट के लिए, कल्चर के लिए, वहाँ का रहन सहन. तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जॉन कीट को ग्रीक के जो कल्चर था उनको उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था. ग्रीक मतलब कीट हैज़ एन इनबॉर्न लव था उनके लिए ग्रीक का, और उनका रिलीजन को वो खुश होते थे उससे, उसकी सुंदरता से बड़े महसूस होते, उन्हें अच्छा लगता था, और इसीलिए इनका नाम दिया गया है हेलेनिक स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म. भी आगे एक लाइन आती है, ठीक है. तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज योर जॉन कीट्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम. ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि जो हार्ड मेलोडीज़ हैं वो मीठी तो होती हैं, लेकिन जो हम सुनते नहीं हैं वो और मीठी लगती है. ये तो आप जानते हो ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं. जो हमारे पास होता है वो हमें ठीक ही लगता है, फीका ही लगता है, लेकिन जो हमसे दूर होता है उसकी हमें बहुत वैल्यू होती है कि अरे यार ये हमें मिल जाता. तो ये ओड ऑन अ गर्शियन अर्न पे ही अन से ही लिया गया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. With which of the following poets a writers is noted for, एक मिनट, इस पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लिए. With which of the following poets do we associate the pictorial quality of poetry? तो पोइट्री का जो पिक्टोरियल क्वालिटी है वो किससे जोड़ा जाता है? तो पिक्टोरियल क्वालिटी को जॉन कीट्स की द्वारा, मतलब जॉन कीट्स को ही उससे जोड़ा जाता है. ऑब्वियस सी बात है, पिक्टोरियल क्वालिटी उन्हीं के लिए जानी जाती है, क्योंकि उनके अंदर एक सेंस है जॉय का, वो एक एक्सेलेंट मैनर में उसको महसूस करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के फेमस पेंटर भी रहे हैं. इंग्लिश पोइट्री में उनको जाना जाता है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ड पेंटर, शब्दों के पेंटर्स हैं, मतलब जिनको शब्द कला लिखने बहुत अच्छी आती है, इसलिए उनको पिक्टोरियल मतलब वर्ड राइटिंग, तो इसीलिए कीट्स के लिए कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 15 क्वेश्चन है. जॉन कीट डाइड एट द एज ऑफ, जॉन कीट की मृत्यु कब हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है, कितने साल के रहते हैं वो जब? तो वो रहते हैं जब 26 साल के, बहुत यंग एज में चले जाते हैं. ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है. आप वैसे भी अगर आपको याद करना है तो रटना नहीं है, तो 1821 इनका जन्म याद रखिए, और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई है, मतलब ही वॉज बॉर्न इन 1795 में, 1795 में इनका जन्म हुआ है, ये मरण हुआ है. तो इससे निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26. तो 26 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन कीट डाइड ऑफ, अभी मैंने ऊपर बता ही दिया वो किससे मरते हैं, तो उनका मरने का, अब देखिए एक चीज़ है, ये एग्जाम में याद रखिए, मैंने बोला ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस से उनकी मृत्यु होती है, ट्यूबरक्लोसिस को कंजम्पशन भी कहते हैं। समझ में आ गया? ये एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को जरूर लिख के दे देते हैं कि बच्चा समझ ही ना पाए कि कॉलरा, टाइफाइड, रेनल, अब यहाँ ऑप्शन तो दिया ही नहीं है ट्यूबरक्लोसिस, तो अब हम क्या करें क्या करें, तो कंजम्पशन को ही ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा ये हिल रहा है बोर्ड, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड अकर्स इन, अरे तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो इमॉर्टल बर्ड, तुम तो अमर रहने वाली हो, तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो। तो बहुत अच्छी लाइन है और आप सभी को मुझे याद आ रहा है ओड टू नाइटिंगेल, द नाइटिंगेल के लिए ये कहा गया है, ठीक है ना, किसके लिए कहा गया है, वो जो नाइटिंगेल रहती है, ओड टू नाइटिंगेल में जो नाइटिंगेल है उसके लिए, वो बर्ड के लिए कहता है ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक, द ओड्स ऑफ कीट्स आर, अब अगर आपको पूछा जाए तो कीट्स की जो ओड्स हैं वो किस प्रकार की हैं, तो वो हमेशा रेगुलर रही हैं, हर ओड इनकी क्या है, रेगुलर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स पोयम, इट शुड कम पोयम, कीट्स पोयम ला बेले डैम सेंस मर्सी, बहुत फेमस पोयम भी है ये, है ना, तो ये कहता है ये क्या है, व्हाट इज इट, बैलेड है, सोनेट है, एलेगी है, ओड है, तो मुझे पता है, सबको पता होगा इसका आंसर, ये क्या है, एक बैलेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, जहाँ ज़रूरत लगेगी मैं ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईयर वॉज द ईयर डैश वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन कीट्स करियर, कौन सा ऐसा पॉइंट था करियर का, कौन सा ऐसा साल था जिसमें जो कीट्स हैं वो बहुत ही प्रोडक्टिव ईयर रहा, कल्मिनेटिंग का मतलब है प्रोडक्टिव ईयर, तो वो हम कह सकते हैं 1819 इनके जीवन में बहुत ही प्रोडक्टिव ईयर रहा है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पोइट्री को इसी पीरियड में कंसिडर किया था, एंड पोइट्री आफ्टर विच ही कुड नॉट, उसके बाद फिर ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और जो क्वालिटी वर्क था ड्यू टू इलनेस की वजह से उस कारण भी नहीं कर पाए, एंड उसके बाद तो फिर उनकी मृत्यु हो गई थी 1821 में कंजम्पशन के थ्रू, अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया है, तो 1819 ही इनका क्या रहा है, प्रोडक्टिव ईयर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन पे चलते हैं, Which poem of John Keats have the theme of fatal, magical love luring man to his doom? तो ये ला बेला डैम सेंस मर्सी की लाइन है, ये सबको याद होगी आई थिंक, ये किसकी लाइन है, मैजिकल लव ड्यूरिंग मैन टू हिज डूम, वो बोलता है ना कि भाई एक ये मैजिकल लव है जो आकर्षित करती है इंसान को अपने मरने की तरफ, और ये थीम भी रहता है उसका, ठीक है, तो किसकी है ये, ला बेला डैम सेंस मर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देन इज योर 22 क्वेश्चन, 22 ये है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब क्वेश्चन पहले लाइन को पढ़ लेते हैं, यस आई मस्ट पास देम फॉर अ नोबलर लाइफ वेयर आई मे फाइंड एगोनीज द स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट्स, कहता है ना यस आई मस्ट पास दम फॉर ए नोबलर लाइफ, मैं उनको नोबलर लाइफ के लिए ज़रूर उनको आगे बढ़ाऊंगा, जहाँ मैंने बहुत दुख देखा, मैंने तकलीफ देखी ह्यूमन हार्ट में। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोइट क्रिएशन डू वी फाइंड, ये कौन सी लाइन है जो टू स्ट्राइव द ह्यूमन हार्ट, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इंसानियत को, ह्यूमैनिटेरियन को कर रहा है कि मैं ह्यूमन हार्ट स्ट्राइव, तो वो ये जो लाइन है ये ह्यूमैनिटेरियन मतलब इंसानियत की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक है जो पोइट ने क्रिएट किया है, ठीक है ना, और जो ये एक्सट्रैक्ट है ये लिया गया है कौन सी पोयम से, स्लीप एंड पोइट्री से लिया गया है, इसका जो वर्क है दैट इज स्लीप एंड पोइट्री, आप साथ साथ में लिखते भी रहिए तो आपको याद भी रहते रहेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 23
3 question we are discussing right now. In which of his oats Keats wondered, do I make or sleep? क्या मैं जगा हूँ या मैं सोया हूँ? तो ये कीट जी की कौन सी उसमें से लिया गया है, ओड से लिया गया है. तो ये लाइनें ली गई हैं नाइटिंगेल से, ओड टू नाइटिंगेल से ली गई हैं जब वो अपने मन में जो दुविधा है, उस कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में चल रहा है, एक सच्चाई है एक तरफ, दूसरी तरफ रोमांटिक आइडल है जो नेचर के प्रति है. तो इस वजह से जब चिड़िया गाना गाती है वो वैसे दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, लेकिन उसके बाद एक चिड़िया गाना गाती है तो उसको ऐसा लगता है ये मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं जगा हूँ या मैं सोया हुआ हूँ. तो ये कीट जी की ओड टू नाइटिंगेल से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन पे चलते हैं. Here lies one whose name was writ in water. Who is here spoken of? कहता है here lies one whose name was writ का मतलब लिखा हुआ है, in water. Who is here spoken of? यहाँ पर here कौन है, किसकी बात की जा रही है? तो yes of course he is none other than कीट्स. कीट्स की बात की जा रही है क्योंकि उनके एपिटैफ, जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद उनके एपिटैफ पे लिखा रहता है. ये एपिटैफ मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे. एक इंस्क्रिप्शन होता है जो एक पत्थर जिसमें लिखा रहता है, जहाँ दफनाया जाता है वो पत्थर पे इंस्क्रिप्ट नहीं क्या लिखा रहता है, उसको एपिटैफ कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे. 25 क्वेश्चन इज योर, which volume of poetry by Keats contained a poem Hyperion? तो वो कौन सा वॉल्यूम है जिसमें हाइपरियन की बात करी है? तो वो वॉल्यूम है लेमिला का लिया गया है. एक्चुअली वो लेमिलिया, हर्पियन और भी बाकी चीज़ें जो इन्होंने पब्लिश करी हैं, और ये पब्लिश इन्होंने करी थी 3rd वॉल्यूम में. इन्होंने किस में करी है? 3rd वॉल्यूम में इसका जिक्र किया है. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. 1820 में 3rd वॉल्यूम में लेमिया भी आ सकता है, हाइपरियन और भी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने वहाँ पर एपिक में, जो इनका इंग्लिश रोमांटिक पोइट जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, वहाँ इसको दर्शाया गया है वॉल्यूम 3 में. क्वेश्चन चलते हैं 25 क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स वॉज अ विक्टिम ऑफ रैप ऑन नकल्स. रैप ऑन नकल्स ये विक्टिम था. द अंडरलाइन इडियम डिनोट्स व्हाट? ये रैप ऑन नकल्स ये लिटरेरी टर्म है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है सीवियर क्रिटिसिज्म. मतलब बहुत, रैप ऑन नकल्स का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा आलोचना, बहुत ही खराब आलोचना, जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा, जिसमें ऐसा लगे बहुत ही निंदा करी गई हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 क्वेश्चन पे चलते हैं. आई थिंक वी हैव डिस्कस, यस 27 पे चलते हैं. सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग the name of the author on whose grave the words he chose himself are carved. Here is one whose name is written in water. अभी भी ऊपर ही आया था. यहाँ देखो वो आदमी पड़ा है जो पानी, जिसका क्या है, पानी में पड़ा हुआ है. तो ये अगेन जॉन कीट्स की इंस्क्रिप्शन है, उसी में इन्होंने लिखा हुआ था. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 पे चलते हैं. 28 क्वेश्चन है आपका, फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस. ऐसा कौन सा प्रोफेशन था जिसे जॉन कीट्स को लाइसेंस भी मिल गया था लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी? तो आपको थोड़ा सा इनकी बायोग्राफी की बात बता दें तो जॉन कीट्स पेशे से वैसे मेडिसिन, मतलब कि वो फार्मासिस्ट, मेडिसिन में काम कर रहे थे और उन्हें इसका लाइसेंस भी मिल गया था. वो सर्जन बनना चाहते, वो किसी सर्जन के अंडर में जाके अप्रेंटिस का कोर्स भी कर रहे थे एडमॉन्टन में. लेकिन उनको यहाँ से लाइसेंस भी मिल जाता है, लेकिन उन्होंने कहा मेरे को मेडिसिन और ये सब नहीं पढ़ना, मुझे तो सिर्फ पोइट्री करनी है. तो ये है वो फार्मासिस्ट और एपोथेकेरी, ये वर्ड है जो इससे पहले वो करते थे पोइट्री से पहले. नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स. जॉन कीट्स से कौन सी किताब ट्रांसलेट की गई थी? तो आपको याद होनी चाहिए कि जॉन कीट ने एनियड को बहुत ज़्यादा क्या करा और एंड कंटिन्यूड लर्निंग फ्रेंच. उन्होंने फ्रेंच बहुत पढ़ी, तो एनियड जो है उसको इन्होंने क्या किया,
ट्रांसलेट किया, लेटर उन्होंने इसको टेम्प्ट किया एज ए आइडियलिस्टिक रोमांस में और उसको ब्यूटिफाई भी किया है इमेजिनेशंस के द्वारा। तो एनिड इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30th क्वेश्चन है, व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ। ये क्वेश्चन देखिए दोबारा इसी के अलग तरीके से पूछा गया है, तो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस दिया है, तो ट्यूबरक्लोसिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक। ऐसी बात किसने कही कि कीट क्या है, ये तो ग्रीक है, तो ये पीबी शैली ने उनको कोट किया था। ठीक है, नेक्स्ट 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोइट्री इज। कीट की जो पोइट्री है उसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है, तो सबसे ज़्यादा हमें उनकी उसमें सेंससनेस दिखाई देती है। सेंससनेस सेंस दिखाई देते हैं, जो हमारी देखना है, सुनना है, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये सारे जो सेंस होते हैं ये उनकी पोयम में हमें, उनके वर्क में हमें ये दिखाई देती है पोइट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 33. Which of the following poets does not belong to the Lake School? इसमें से कौन से पोइट लेक स्कूल में नहीं थे? तो देखिए कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, साउदी, ये तीन तो लेक पोइट्स कहलाए जाते हैं, कीट्स नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे I have caught my throat, so might be sometimes it happens that I have to do so please इसको नज़रअंदाज कीजिए, है ना। and sorry for the disturbance if you feel so। तो देखिए, which work was described by Keats as a feverish attempt rather than a deed accomplished। ऐसा कौन सा काम ऐसा है जिसमें लगता है इनको तो बुखार हो गया है कि इस चीज़ को करना ही करना है, बजाय उसमें घुसने के। तो वो वर्क था इनका हाइपरियन। हाइपरियन में आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जॉन कीट ने एक तरीके से दिखाई दे तो रोमांटिक पोइट के रूप में इसको दिखाया गया, रोमांटिसिज्म दिखाया गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन दोबारा आया गया है, मतलब दोबारा ये टाइप हुआ है, तो डजंट मैटर, ये आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। व्हेन डिड कीट डाई। तो ये सब आपको सभी को पता होना चाहिए कि कीट की मृत्यु कब होती है, तो मुझे लगता है सभी आंसर दे रहे होंगे 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। कीट्स ड्रॉप्ड द फर्स्ट स्टैंजा ऑन विच ओड। अब देखिए, ये माना जाता है कि ओरिजिनली ये बात हुई थी कि कीट्स ने एक ओड में पहले स्टैंजा को हटा दिया था, तो वो कौन सा ओड था जिसमें से उन्होंने इसको हटाया, तो वो ओड टू मेलनकली था। इसमें एक्चुअली ये क्लासिकल थीम थी, इसमें जो कैरेक्टर्स थे, जगह थी, वो एज अ साइक, लीथे और प्रॉस्परीन थी, और इसमें डायरेक्टली रीडर को ऑब्जेक्ट के थ्रू और इमोशन के थ्रू, मतलब हम कह सकते हैं रीडर के बजाय इसको डायरेक्ट इमोशन में डाल दिया गया। तो पोयम एक शॉर्टेस्ट हो गई ओड कीट्स के लिए, जो 1819 में लिखी गई थी, और ये 3 ही स्टैंजा में लिखी गई थी, और जो ओरिजिनल इसका फर्स्ट स्टैंजा था उसको हटा दिया गया था जब इसको पब्लिश किया गया था 1820 में। सो द आंसर इज मेलनकली। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 पे चलते हैं। 37 क्वेश्चन है, which poem of the Keats has the following lines? Hard melodies are sweet। अभी ये दोबारा रिपीट हुआ है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका होगा, तो कोई बात नहीं, आपको इसका आंसर तो पता ही है। वो कहते हैं ना, अनहियर्ड एज स्वीटर देयरफॉर येट सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। ये थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, तो कहने का मतलब है जो हार्ड मेलोडीज जो हम रोज़ सुनते हैं वो मीठे तो लगते हैं, लेकिन जो हम सुनते नहीं हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ओड टू ग्रेशियन अर्न से रिलेटेड है, वहाँ से ली गई है ये लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है आपका, फॉर होम कीट्स यूज्ड द टर्म इगोस्टिकल सबलाइम। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इगोस्टिकल स्लाइम किसको कहा, फॉर हुम, मतलब किसके लिए कीट ने ये बात कही। तो कीट जी ने ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ जी के लिए कही थी, क्योंकि एक सेंसर था विलियम वर्ड्सवर्थ के खिलाफ,
तो 1818 के लेटर में जो वुड हाउस में इन्होंने लिखा था, वहाँ इन्होंने उसको फ्रेज को डाला था विलियम वर्ड्स जी के लिए, जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय जॉन कीट्स? तो आपको पता होना चाहिए, ओड टू ऑटम भी इनका, इजाबेला भी इन्हीं का है, द पोर्ट ऑफ बैसिल वही जो हो गया पोर्ट ऑफ बैसिल जिसमें कलश है, अर्न है, तो ये भी इनका है, लेकिन तुलसी का जो पॉट है, और ये टू द नाइट ये इनका नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए, ये किसका है वैसे अगर पूछा जाए टू नाइट किसकी है, तो अगर कभी आ जाए तो ये शैली जी की है, पीवी शैली लिखेंगे आप आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, F. Scott Fitzgerald was a great admirer of the poetry of John Keats, so much so that he named one of his novels with a line from one of the poems of Keats. Oh my God! Which poem was it? देखो जो F. Scott Fitzgerald थे, फिजरलैंड था, वो इतना ज़्यादा जॉन कीट से प्रभावित था कि उसने अपने नोवेल में एक लाइन जो जो कीट है उनकी पोयम से ली है। तो वो कौन सी पोयम से ली गई लाइन है? तो वो है आपकी ओड टू नाइटिंगेल, वहाँ से उन्होंने इसको लिया है। और उसमें टाइटल उन्होंने एक्चुअली ये एक ऐसा फ्यू सर्वाइविंग रिकॉर्डिंग है फिर जो वॉइस में, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को रिसाइट किया है, मतलब गाया है इसको सेम इसी तरीके से जिस तरीके से जॉन कीट्स जी ने गाया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम? तो पहली पोएम जॉन कीट्स की कौन सी है? तो जो फर्स्ट पोएम की अगर हम बात करें, एग्जाम में अगर आ जाए तो ये लिखना आप, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स हॉमर। ये इनकी पहली पोएम है, 1816 मतलब 1816 में ये इन्होंने लिखी थी, राइट। और इस पोएम में पेट्रार्कन सोनेट है ये, और इसको ऑक्टेव और सेस्टर राइम के थ्रू इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। देन आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू 42nd क्वेश्चन, दिस इज द राइट वे। देखिए क्वेश्चन है, एंड मी ऑन बाय कीट्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेफर्ड। ये एक जो एंडमियन है ये स्टोरी है एक यंग शेफर्ड की, लव्ड बाय द मून गॉडेसेस, जो किसके द्वारा प्यार किया जाता है, जो गॉडेसेस है मून उससे। कीट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम, जो ये कीट्स है उन्होंने इस स्टोरी को एक्चुअली लिया कहाँ से है? तो उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी से लिया है, क्योंकि हमने देखा कि कीट्स को ग्रीक से बड़ा ज़्यादा एक कहते हैं ना इमोशन और अटैचमेंट था, वहाँ के कल्चर, वहाँ क्या है, उनको इस चीज़ के बारे में बड़ी जिज्ञासा थी। और उन्होंने एंडमियन में ही इस वर्क को बताया भी है कि ग्रीक के प्रति उनका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है ग्रीक का उन पे। तो दिस इज स्टोरी फ्रॉम एंडमियन, और ये ग्रीक माइथोलॉजी पे ही स्टोरी को लिया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देन कम्स योर 43 क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस दैट। दिस इज योर 43। टू सम of his contemporaries, he appeared as a member of the Cockney School of Poetry. Who is he? देखिए ये कहा जाता है कि कीट्स जी ने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई नहीं करी, और ये भी कहा जाता है कि भाई कॉकनी स्कूल मतलब ऐसे स्कूल जो बदनाम स्कूल है, वो पोइट्री नाम दिया गया है इनको, डिल्यूसिवली मतलब डिसिसिवली इनकी बुराई की गई है। लोगों ने, बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने उनको बोला, अरे इनके स्कूल तो ऐसा है जो चर्च से जैसे घंटी बजती है वैसे ही बजते थे, मैं प्राइवेसी नहीं है, बहुत अच्छे स्कूल से इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, तो इस वजह से ये कॉकनी स्कूल जो है ये नाम दिया गया ऑफ पोइट्री। तो यस ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर कीट्स। कौन है मेंबर इसमें? टू सम ऑफ हिज कंटेम्परेरी ही अपीयर्ड एज अ मेंबर, तो ये मेंबर रहे हैं, कीट्स रहे हैं इसके मेंबर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 44 is the next question. Who said my heart aches and a drowsy numbness pain? किसने कहा कि मेरा हृदय दुखता है और मुझे ड्राउजी मतलब नींद वाली, नम्बनेस मतलब बिना दर्द के मेरे को ऐसा होता है कि दर्द हो रहा है।
मतलब नम्बनेस, कोई उसमें वो नहीं है, चैन नहीं है, बेचैनी है। तो ये लाइन अगेन ओड टू नाइटिंगेल से ली गई है और ऑफ कोर्स दिस इज़ द वर्क बाय कीट्स। तो कीट्स ये तब बोलते हैं जब उनकी पोएम डिसकन्फ्लिक्ट है, जब वो सच्चाई और जो रोमांटिक नेचर की जो जो कोयल जो है नाइटिंगेल, जब वो गाना गाती है उस पेड़ पे, तो उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद वो उसको खुश कर देती है, तब उस चीज़ को बोलता है वो। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 क्वेश्चन है आपका, हु सेड अबाउट कीट्स, कीट्स के बारे में किसने कहा, ही इज विथ शेक्सपियर, मतलब ये वो है जो शेक्सपियर के जितना ही मानो इसको। तो ये यस कीट्स के लिए कहा गया और ये कहा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। एक्चुअली वेट, हाँ मैथ्यू अर्नोल्ड, एक्चुअली यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड दिया ही नहीं है और ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड है, तो ही इज़ द राइट आंसर। ये बाय मिस्टेक हुआ है, मैथ्यू अर्नोल्ड, ARNOLD, अर्नोल्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैथ्यू अर्नोल्ड है, क्वेश्चन नंबर 45। तो आपको कहीं दिक्कत ना हो तो आप इसको देख लीजिए, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था कीट्स के लिए। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन जो टाइप करने वाले होते हैं उनसे एक आधा मिस्टेक कहीं ना कहीं हो जाती है। कोशिश तो हमारी पूरी रहती है कि पूरा सही ढंग से देखें, लेकिन देखो टू एरर इज़ ह्यूमन, हो जाता है कभी मिस्टेक, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। इसीलिए मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर विद एक्सप्लेनेशन समझा रही हूँ कि कहीं पर अगर गलती है तो आप उसको रिकरेक्ट कर लें और साथ ही साथ आपको याद भी होते चलें। यही मकसद है ये टेस्ट सीरीज़ मैराथन कराने का। अदरवाइज़ तो मैं आपको फटाफट ऑप्शन बताकर भी इसको ख़त्म कर सकती थी, लेकिन आई एम टेकिंग दिस टाइम जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ यू, कि जिससे आपको किस प्रकार से इसी से रिलेटेड और कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, तो इस तरीके से आपको समझाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाइलिंगुअल है। जिन बच्चों को, देखिए चाहे जो भी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम जितना हिंदी में समझ पाते हैं शायद अंग्रेजी में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इसको हिंदी लैंग्वेज में बड़ी आसान भाषा में मैंने आपको आसानी से आंसर्स को समझाया है विथ एक्सप्लेनेशन, जहाँ जहाँ ज़रूरत लगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Keats' poetry is abundantly and enchantingly sensuous. Who has made this comment about the poetry of Keats? देखिए कीट की जो पोइट्री है उसमें बड़े सेंस है। अभी क्वेश्चन भी आया था पहले आगे, अगर आपको याद रहे कि कीट की पोइट्री को कैसी है, तो सेंसेस है, उसमें सेंस है सारे। तो ये कमेंट किसने किया था? तो ये कमेंट मैथ्यू अर्नोल्ड ने किया था इस चीज़ को, क्योंकि देखो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही इससे पहले वाले क्वेश्चन को देखो तो उसको कहा था ये तो शेक्सपियर के जितने हैं। तो यहाँ पर भी मैथ्यू अर्नोल्ड ही है जिन्होंने उनको किसका दर्जा दिया था? शेक्सपियर का। और उन्होंने कहा कि इनकी पोइट्री में बड़े सेंस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंस है, कि उन्होंने बहुत ही ग्रेट इम्पॉर्टेंस बताई है सेंस की, जो हमारे सेंसेस होते हैं। तो मैथ्यू अर्नोल्ड इन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसे ऑफ क्रिटिसिज्म में उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी थी। ये कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए, इन एसेज ऑफ क्रिटिसिज्म, उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। दीज आर 46 क्वेश्चंस ऑफ जॉन कीट्स विच आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, महत्वपूर्ण लग रही हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बनाई गई हैं, अगर आप इनको कर लोगे, एक से कितने प्रकार के प्रश्न बन के आते हैं, तो मेरा दावा है कि आप ऑथर को डिटेल में स्टडी कर पाओगे। आप इसको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप यहीं से तैयार कर सकते हैं। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, या आपके कोई दोस्त हैं जिनको ये ज़रूरत है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस ग्रुप को बढ़ाइए, इस फैमिली को, ये जो आपका जो मैंने ये चैनल क्रिएट किया है उसको आप जितना ज़्यादा हो सके अपना प्यार दें, उसको बढ़ाएं, जिससे मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मटेरियल, ऑथेंटिक मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकूं
और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। सो आई होप यू लव दिस वीडियो, और सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, बाय, टेक केयर।